This video is going to be in Hindi. You can still watch it. Just follow along with the subtitles. नमस्कार, कैसे हो यार तुम लोग? क्या चल रहा है लाइफ में? अप्रैल 14 को कैनन ने एक नया कैमरा कंफर्म किया है जो कि है EOS R3। कैनन ने उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लॉन्च करा, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने टीज करी हैं। मुझे उसमें एक खास बात ये लगी कि उसमें एक नया BSI स्टैक्ड सेंसर है, पहली बार कैनन में देखने को मिल रहा है वो। कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस उसके आ चुके हैं, कुछ लोग फर्स्ट इंप्रेशंस बना चुके हैं, पर किसी ने भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा है कि ये स्टैक्ड सेंसर का मतलब क्या हुआ, वो BSI का मतलब क्या हुआ। तो मैं क्या बोलते हैं, जिस टाइप का मैं क्यूरियस आदमी हूँ मैंने कुछ रिसर्च करी और मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को समझ में आए कि इस पूरी नई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो इस पूरी नए सेंसर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें CMOS को समझना ज़रूरी है, जो कि एक्चुअली में इसका बेस है इन नए सेंसर्स का भी और पुराने सेंसर्स का भी। तो CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली ये जो CMOS टेक्नोलॉजी है ये माइक्रो प्रोसेसर्स में भी यूज़ होती है और इस सेंसर्स को बनाने के लिए भी यूज़ होती है। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हो। तो ये जो CMOS सेंसर्स हैं, इमेजिंग सेंसर्स, इनके अंदर पिक्सल्स होते हैं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं हमारे कैमरास के अंदर पिक्सल्स होते हैं, उसके अंदर फोटो डायोड्स होते हैं जिनके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर्स का जो डेफिनेशन है, ये CMOS में जो कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर्स है, इसका मतलब ये है कि इन सारे सेंसर्स के जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें एक नहीं बल्कि दो सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, N टाइप और P टाइप, जिसको समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर बस ये समझ लो कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। नाउ ये जो मेटल ऑक्साइड टर्म है थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको रियलिटी से, बिकॉज अब पॉलीसिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है और एक्चुअली में मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो थोड़ा सा वो मिसलीडिंग है। तो ये था CMOS का बेसिकली फुल फॉर्म। नाउ एक्चुअली में ये फंक्शन कैसे करता है, अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं तो मुझे तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड हम सेंसर्स यूज़ करते हैं, जैसे मेरा जो R5 है, जो मेरा पुराना निकॉन कैमरास हैं, या कोई भी मतलब एक 70-80% चांस है कि जो तुम सेंसर जो तुम कैमरा यूज़ कर रहे हो वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड CMOS टाइप का सेंसर होगा। तो ये स्टैंडर्ड से मतलब है FSI यानी कि फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड। तो ये जो नए कैमराज आ रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो R3 है वो बैक साइड इल्यूमिनेटेड है। तो अपन बैक साइड पर थोड़ा सा आगे जाते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली लाइट का फंक्शन एक FSI फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड CMOS सेंसर में कैसे होता है, कैसे लाइट एंटर करती है, कैसे उसको पूरा प्रोसेस और ट्रांसलेट किया जाता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो फोटॉन्स हैं वो लेंस के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद वो हिट करते हैं कलर फिल्टर अरे पर जाके। तो कलर फिल्टर अरे CFA जो है वो सेंसर का सबसे पहला लेयर है। तो इस फिल्टर में बेसिकली क्या काम होता है कि लाइट को अलग अलग वेवलेंथ्स में, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि पिक्सल्स उनको अलग अलग ढंग से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये फिल्टर को फिल्टर करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। एक बहुत पॉपुलर मैकेनिज्म है बेयर फिल्टर। तो जो बेयर फिल्टर है वो बेसिकली ग्रीन लाइट को 50% स्पेस देता है और रेड और ब्लू को 25% अलॉट करता है। तो नाउ एक बार ये लाइट अलग अलग 3 फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो गई तो वो जाके एक क्या बोलते हैं मेटल वायरिंग वाले सेक्शन से गुजरती है, जिसको अपन मैश बोलते हैं बेसिकली, और वही इंटीग्रेटेड सर्किट का पूरा मैकेनिज्म है। इस पूरे मैश के पीछे होता है आपका एक्चुअल सेंसर, जो कि एक्चुअल सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब वो लेयर बेसिकली जिसमें सारे पिक्सल्स लगे हुए हैं, सारे आपके क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो इन पिक्सल्स के अंदर, हर एक पिक्सल के अंदर एक फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड का मेन फंक्शन होता है इस फोटोन को कन्वर्ट करना सिग्नल में, यानी कि वोल्टेज में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये एक एनालॉग प्रोसेस होती है। अभी वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो केवल एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है जो आपका फोटोन है। नाउ इन फोटो डायोड्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि वो इमेज प्रोसेसर ज़्यादा ढंग से उनको रीड कर सके। ठीक है, तो वंस ये लाइट पूरी एब्जॉर्ब हुई और वो इमेज प्रोसेसर में गई तो वहाँ पे होती है सबसे पहले डी बेयरिंग। तो अपन ने जो बेयर फिल्टर से जो कलर को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड किया था, नाउ उसको अपन कंपाइल करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं बेसिकली, और यहाँ पर पूरी फुल कलर इमेज डेवलप होती है। और इस इमेज को डेवलप करने के साथ साथ ये जो एनालॉग सिग्नल हमको मिला था, जो वोल्टेज था, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप अपनी स्क्रीन पर उस फुटेज को या फिर उस इमेज को देख सको और फिर उसको फाइनली अपने SD कार्ड में सेव कर सको। तो ये बेसिक फंक्शन है एक CMOS सेंसर का। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो मेटल का जो मैश मैंने आपको बताया, वो जो वायर्स का जो मैट्रिक्स है पूरा, उसमें से जब लाइट एंटर करती है तो वो काफ़ी छन जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेक्टिफाई करने के लिए इन लोगों ने BSI यानी कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर्स बनाए। तो जो CFA है, जो सबसे पहली लेयर है, वो अपनी जगह पर है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं आपका मेटल का वायरिंग है, उसके पीछे जो आपके पिक्सल्स लगे हुए हैं, उस चीज़ को उन्होंने फ्लिप कर दिया है। तो सबसे पहले CFA में लाइट फोटॉन्स पास होने के बाद वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं आपके पिक्सल्स पर।
तो लाइट जो है डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जा रही है इंस्टेड ऑफ किसी चीज़ से फिल्टर होने के बाद। तो यहाँ पे आपको बेसिकली फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होने के चक्कर में आपका लो नॉइस परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जा रहा है। इस सेंसर वाले सबस्ट्रेट वाले पोर्शन के पीछे आपकी पूरी वायरिंग की जाती है, तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वो एक बार वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया तो फिर इमेज प्रोसेसर अपना काम करेगा ना, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। तो ये BSI फंक्शन क्या बोलते हैं करता है बेसिकली। नाउ ये जो नई टेक्नोलॉजी है स्टैक्ड BSI टेक्नोलॉजी जो है, जो नए कैमराज में हमको सुनने को मिल रही है, जैसे कि A1 हो गया आपका, और इनफैक्ट Alpha 9 वगैरह में भी स्टैक्ड सेंसर्स लगे हुए थे, Mark 2 Mark 1 दोनों में। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये और कॉम्प्लेक्स हो गए सेंसर्स। अब ये नया टाइप का BSI सेंसर है और इसमें ये जो सारी लेयर्स हैं, आपका CFA हो गया, आपके मैश हो गया वायर्स का, आपका जो पिक्सल्स का जो पूरा अरे है, ये सब चीज़ों को इन्होंने और थिन्ड आउट कर दिया है और इन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि ये लोग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेंसर के पीछे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DRAM, तो अगर आपने रैम लगा दी पीछे सेंसर के, तो आप बेसिकली रीड आउट स्पीड को फास्ट कर दे रहे हो। तो ये मेन बेनिफिट है एक स्टैक्ड सेंसर यूज़ करने का, कि आपका रैम जो है वो इतना क्लोज है आपके पिक्सल्स के कि वो जो वोल्टेज वाला जो ट्रांसलेशन है और वो जो बाइनरी वाला फिर जो मूवमेंट है कि आप उसको प्रोसेसर तक इस वोल्टेज को भेजोगे, सब चीज़ें बहुत फास्ट हो जा रही हैं और आपका रीड आउट स्पीड इन जनरल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं बात करना चाहता हूँ उन कंपनीज़ के बारे में जो इन टेक्नोलॉजीज़ के पीछे हैं। फॉर एग्जांपल OmniVision। तो OmniVision एक फैब्रिकेशन हाउस है जो सेमीकंडक्टर्स और सिलिकॉन वगैरह डेवलप करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह डेवलप करता है दूसरी कंपनीज़ के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। तो OmniVision ने 2007 में ये BSI टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया था और उसके बाद सोनी ने 2008 में उनको फॉलोअप कर लिया और उनके पास भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। 2008 में उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारे पास भी BSI टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद हमने फ़ोन्स जैसे कि iPhone 4S और Xperia's स्टार्टिंग के जो फ़ोन्स थे, इन सब में हमने BSI सेंसर्स देखना शुरू किया और स्मार्टफोन फोटोग्राफी, स्मार्टफोन कैमराज बेसिकली काफ़ी इवॉल्व हो गए। उनमें वो नॉइज़ वाली प्रॉब्लम्स और इमेज क्वालिटी वाली प्रॉब्लम्स उतनी नहीं रही। तो ये दिस इज़ थैंक्स टू कंपनीज लाइक सोनी एंड OmniVision। नाउ अगर हम बात करें क्या बोलते हैं सोनी के BSI सेंसर्स की, तो 2015 तक सोनी ने कोई भी कैमरा प्रोडक्शन में लॉन्च नहीं करा। 2015 में सबसे पहले A7R Mark II में उन्होंने BSI सेंसर रिलीज़ करा था। तो काफ़ी समय हो गया, मतलब 2008 से 2015 में 7 साल का समय था। 2015 के बाद 2017 में निकॉन ने D850 में BSI सेंसर यूज़ किया था। नाउ गैस व्हाट, निकॉन सोनी से सेंसर्स आउटसोर्स करवाता है कई बार, क्योंकि उनके पास मतलब लोग डिज़ाइन कर लेते हैं तो उनके पास खुद का फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है। उस चक्कर में निकॉन जो है सोनी की काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो नाउ अगर हम BSI छोड़ के अगर हम स्टैक्ड सेंसर्स की बात करें, तो 2012 में सोनी ने अनाउंस किया था कि दे हैव डेवलप्ड अ स्टैक्ड BSI सेंसर। नाउ इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर 2012 से 2017 तक हमें कोई भी प्रोडक्शन कैमरा नहीं देखने को मिला। 2017 में जो पहला Alpha 9 था Mark 1, उसमें एक स्टैक्ड BSI सेंसर लगा हुआ था एंड उस कैमरा ने सिंगल हैंडेडली मिररलेस कैमराज की पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया। पहली बार हमें रियलाइज़ हुआ कि हम मिररलेस कैमराज को स्पोर्ट्स में और वाइल्ड लाइफ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं उसके अमेजिंग रीड आउट स्पीड्स के चक्कर में। सोनी के अलावा कैनन ही है जो अपने खुद के चिपसेट्स और खुद के सेंसर्स वगैरह बनाता है और किसी से भी हेल्प नहीं लेता है उस पूरी प्रोसेस में, फैब्रिकेशन में या डिज़ाइनिंग में, किसी में भी। और क्योंकि वो सोनी पर या किसी और पर रिलाई नहीं कर रहा है, इसलिए उनको इतना टाइम लग गया BSI और स्टैक्ड सेंसर्स डेवलप करने में। और इसलिए जो मेरा एकदम लेटेस्ट R5 है वो भी एक नॉर्मल FSI CMOS सेंसर है, विच इज़ सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर एटलीस्ट BSI होता तो भी काफ़ी अच्छा होता। पर एनीवे क्वेश्चन रेजेस कि अगर इनके पास BSI तक नहीं था तो ये लोग डायरेक्ट एकदम स्टैक्ड तक कैसे पहुंच गए? तो क्या इन लोगों ने किसी से हेल्प ली है इसके फैब्रिकेशन में या फिर किसी और चीज़ में, और या फिर उन्होंने समहाउ सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ फिगर आउट करी? तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जब वो कैमरा मार्केट में फाइनली आएगा, तब भी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे से कि किसने क्या बनाया है। अगर हम और लेटेस्ट कैमरास की बात करें तो जो निकॉन का Z9 आने वाला है, जो कि उनका टॉप ऑफ द लाइन नया मिररलेस स्पोर्ट्स कैमरा रहेगा, वो भी एक स्टैक्ड CMOS सेंसर क्या बोलते हैं होने वाला है। उनकी वेबसाइट पर वो चीज़ मेंशन है। नाउ निकॉन की वेबसाइट कह रही है कि उन्होंने ये कैमरा खुद डिज़ाइन करा है एंड खुद वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर ऐसा हो सकता है, इट इज़ लीगल फॉर देम टू से कि उन्होंने खुद बनाया हो, जबकि हो सकता है कि केवल 50% चीज़ उन्होंने करी हो और 50% फैब्रिकेशन वर्क किसी और ने किया हो। स्टिल इट विल काउंट एज कि वो कैमरा उन्होंने खुद वो सेंसर उन्होंने खुद डेवलप किया है।
नाउ रूमर्स वर कि मतलब स्पेशली A1 के आने के बाद और क्या निकॉन की जो हिस्ट्री रही है D850 वगैरह के साथ, तो लोगों को लग रहा था कि सोनी से ही उन लोगों ने ये सेंसर, ये टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं ले ली होगी और सोनी को आउटसोर्स कर दिया होगा पूरा फैब्रिकेशन वर्क। पर एक नई न्यूज़ ये भी है कि टावर जैज़ जो कंपनी थी जिसका नाम अब टावर सेमीकंडक्टर है, वो लोग उनके लिए, निकॉन वालों के लिए नया सेंसर फैब्रिकेट कर रहे हैं बेसिकली। तो टावर जैज़ जो है वो एक क्या बोलते हैं फाउंड्री है बेसिकली, वो लोग फैब्रिकेशन हाउस हैं ओमनी विजन की तरह, और वो लोग क्या बोलते हैं हाई एंड फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी कैमरास के लिए ये सेंसर्स और क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स सिलिकॉन वगैरह डेवलप करते हैं। और पास्ट में भी जो Z50 रहा है निकॉन का और जो D7500 आया था निकॉन का भी रिसेंटली कुछ समय पहले, ये दो कैमरास भी टावर जैज़ ने डेवलप करे हैं। और टावर जैज़ की वेबसाइट पे वो चीज़ें फ़ोटोज़ के साथ में हैं, तो आई बिलीव कि वो लोग वो चीज़ ऐसे ही नहीं मेंशन कर सकते। इनफैक्ट टावर जैज़ जो है वो एरी कैमरास की भी अपनी क्या बोलते हैं रिपोर्ट में उन्होंने एरी कैमरास की भी फ़ोटो लगा रखी है, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं एरी भी टावर जैज़ से सपोर्ट ले रही है सिलिकॉन डेवलप करने के लिए। थोड़ा सा अगर मैं आपको टावर जैज़ यानी कि टावर सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊं, तो वो एक इजरायली कंपनी है जिसके दो फैब्रिकेशन यूनिट्स USA में और क्या बोलते हैं इजराइल में है। साथ ही में उनके 3 फैब्रिकेशन यूनिट्स पैनासोनिक के साथ जॉइंट वेंचर में है जापान में, विच मीन्स कि पैनासोनिक के भी फ्यूचर में स्टैक्ड CMOS सेंसर्स आ सकते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ये Z9 का जो स्टैक्ड CMOS सेंसर आने वाला है वो टावर सेमीकंडक्टर ने डेवलप किया हो, सोनी ने नहीं। अगर हम R3 की बात करें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किसने बनाया हो। आई जस्ट होप कि किसने भी बनाया हो सोनी से ना उनने हेल्प ली हो, बिकॉज कैनन और सोनी की काफ़ी राइवलरी है। अगर सोनी से कैनन को हेल्प लेनी पड़ रही होगी इस समय तो फिर वो काफ़ी वियर्ड हो जाएगा आई वुड से। पर एज फार एज इट इज़ अ गुड स्टैक्ड सेंसर, आई थिंक किसी को कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ही आफ्टर ऑल। नाउ अगर अपन स्पेसिफिकेशंस पढ़ें R3 की और उसके कुछ एडवांटेजेस और पॉसिबल डिसएडवांटेजेस की अगर अपन बात करें, तो ऐसा है कि वो काफ़ी अच्छा रीड आउट स्पीड देगा सेंसर, ऑन पेपर एटलीस्ट, करेक्ट। एंड वो 30 FPS उन लोगों ने AF और AE के साथ में प्रॉमिस करा है इलेक्ट्रॉनिक शटर में, ऑफ कोर्स, तो दैट विल बी समथिंग वेरी इंप्रेसिव। उसके साथ में DigiX प्रोसेसर है जो कि आई थिंक काफ़ी केपेबल प्रोसेसर है, और 1DX Mark 3 में भी वही प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आई थिंक DigiX को अपडेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो आई थिंक उन्होंने वो चीज़ अच्छी करी है। नाउ बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करोगे, अगर आप 30 FPS की बात करो तो आपको थोड़ा सा शटर वेयर एंड टेयर ये सब चीज़ें कम होंगी। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग के समय ब्लैकआउट भी ना के बराबर ही होता है, इनफैक्ट अब तो गॉन ही है, क्योंकि ये सब जो स्टैक्ड सेंसर्स हैं इनकी रीड आउट स्पीड्स काफ़ी तेज़ हैं और आपको प्रैक्टिकली बिना ब्लैकआउट के आप शूटिंग कर पाओगे। साथ ही में एक एडवांटेज और कैनन के पास इन जनरल एज ए कंपनी ये है कि वो CF Express Type B कार्ड चूज़ करे हुए हैं, जो कि थोड़े बड़े होते हैं, जो कि थोड़े से महंगे भी होते हैं। पर अगर आप CF Type A कार्ड से कंपेयर करो, जो कि सोनी टफ वाले कार्ड्स हैं, जो कि सोनी कैमराज में और इनफैक्ट आने वाले निकॉन कैमराज में भी हैं, तो अगर आप उन कार्ड्स को कंपेयर करो रीडिंग और राइटिंग स्पीड में, तो वो एब्सोल्युटली डबल स्पीड्स पर ये CF Type B कार्ड्स रन करते हैं। और मेरे पास भी एक 500 GB का CF Express Type B कार्ड है और वो अमेजिंग है। मैं यहाँ पर वो स्पीड्स मेंशन कर दूँगा, आप लोग देख सकते हो कि ऑन पेपर Type B चूज़ करना काफ़ी अच्छा डिसीजन है। तो आई बिलीव सो कि R3 में भी Type B कार्ड होगा, Type A नहीं होगा। हो सकता है कि दोनों कार्ड स्लॉट्स जो हैं वो Type B कार्ड स्लॉट्स हो। नॉट डिसएडवांटेजेस का ऐसा है, पॉसिबली जब आप फ्लोरोसेंट लाइट्स में शूट करते हो, जब आप इंडोर कंडीशंस में शूट करते हो, या फिर अगर आप किसी स्टेडियम में हो जहाँ पर टंगस्टन लाइट्स नहीं है या फिर डे लाइट कंडीशन है और LEDs वगैरह चल रही हैं, तो ऐसे में फ्लिकर जनरेट होता है मिररलेस कैमराज में, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक शटर में काफ़ी फ्लिकर जनरेट होता है। तो ये जो फ्लिकर रिडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बेंडिंग को रिमूव कर देती है और काफ़ी एफर्टलेस आपकी शूटिंग हो जाती है। पर FPS हमेशा ड्रॉप होता है, जैसे कि मेरा जो R5 है वो 20 FPS प्रॉमिस करता है, पर डेफिनेटली अगर आप फ्लिकर रिडक्शन ऑन करके शूट करते हो तो आपको समवेयर अराउंड 15-16 FPS मिलता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि R3 में उन लोगों ने इस चीज़ को कैसे डील करा है, और अगर आप फ्लिकर रिडक्शन को इन केस ऑन करते हो तो 30 FPS से वो एटलीस्ट 22-25 FPS दे पाएगा, या फिर वो एक गिमिक की तरह रह जाएगा। बिकॉज आई जनरली कीप इट ऑन,
क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कौन सा लाइट सोर्स आपके इमेज में बेंडिंग क्रिएट कर दे। हालांकि वो एकदम एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप का इमेज नहीं मिलती है उसमें, आप डेफिनेटली उसमें वर्कआउट कर सकते हो, पर स्टिल हु वांट्स फ्लिकर इन देयर इमेजेस, राइट। ऑन पेपर R3 का जो सेंसर रीड आउट है वो तेज़ होगा बिकॉज वो स्टैक्ड सेंसर है। उसके अलावा उसका रोलिंग शटर भी काफ़ी कंट्रोल्ड होना चाहिए। पर देखने वाली बात ये होगी प्रैक्टिकल यूसेज में कि क्या वो मैकेनिकल शटर जितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, और क्या हम एक्चुअली में मैकेनिकल शटर को ऑब्सोलीट डिक्लेयर करने के लिए रेडी हैं या नहीं। तो ये चीज़ें कैमरा लॉन्च होने के बाद समझ में आएंगी, तब तक सारी चीज़ें केवल ऑन पेपर हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बेसिकली एक फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। तो फ्यूचर ऑफ कैमराज हैं BSI सेंसर्स और स्टैक्ड BSI सेंसर्स ऑब्वियसली। नाउ इनके बहुत क्लियर फ़ायदे हैं। अगर तुम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो इन शॉर्ट आपको बेटर लो नॉइस परफॉर्मेंस मिल रही है BSI के चक्कर में, और आपको बेटर रीड आउट स्पीड्स मिल रही हैं स्टैक्ड होने के चक्कर में। नाउ धीरे धीरे हमें जो मिड रेंज कैमराज हैं वो सारे BSI दिखने लगेंगे, और जो सारे हाई एंड कैमराज हैं वो सारे स्टैक दिखने लगेंगे, जैसे कि हम कैनन में भी देख रहे हैं, निकॉन में आने वाले समय में देख रहे हैं, और सोनी तो ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है उस चीज़ को। इसलिए मतलब अगर आप देखोगे तो आपको आने वाले समय में काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स में ये सारे टर्म्स सुनने को मिलेंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इतनी सारी रिसर्च करी और तुम लोगों को बताई। तो यार इस वीडियो में मैं सब चीज़ें कवर नहीं कर पाया, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो मुझे कुछ चीज़ें तुम लोगों के साथ और शेयर करनी है, जैसे कि शटर टेक्नोलॉजीज़, यानी कि मैकेनिकल शटर, इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट कट इन शटर। बिकॉज ये जो पूरा ब्लैकआउट, रीड आउट, ये सब जो टर्म्स हैं ये बेसिकली तुमको तभी समझ में आएंगे जब तुम लोग शटर का मैकेनिज्म को समझोगे कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर ये R3 जैसे कैमराज जो हैं ये इतने ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग, तो क्या हम मैकेनिकल शटर को इन जनरल पूरा अवॉइड कर जाएंगे? क्या हम मैकेनिकल शटर को इन्वॉल्व करना बंद कर देंगे? तो इन सब चीज़ों का एक अंडरस्टैंडिंग मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि सॉर्ट ऑफ इस वीडियो की कंटिन्यूटी रहेगी, और मैं नेक्स्ट वीक उस वीडियो को लेकर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तुम लोगों के लिए। हो सकता है काफ़ी सारे लोग हों जो हिंदी में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो लोग नया शुरू करें या फिर जो लोग अपनी स्किल्स को ब्रश ऑफ करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम लोगों का ओपिनियन क्या है उस चीज़ को लेके। और जो मैंने वीडियो आज तुम लोगों को दिखाया है ये CMOS सेंसर्स के बारे में और स्टैक्ड BSI सेंसर्स के बारे में, इनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या लगता है तुम लोगों को फ्यूचर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगले वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना प्लीज़, और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।